ठीक है। इसमें में काम की जो खबर ये है कि जो इजराइल फिलिस्तीन को लेके जो संकट चल रहा है, इस बीच फिलिस्तीन ने एक प्रयास किया था यूएन की सदस्यता के लिए। फिलिस्तीन ने यूएन की सदस्यता के लिए प्रस्ताव, मतलब यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव प्रस्तुत होता, उस पर मतदान होता, वो बात की बात है। तो ये याद रखना, ये प्रस्ताव लाया था अल्जीरिया के द्वारा। अल्जीरिया के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यूएसए ने इस पर क्या ले लिया, वीटो ले लिया। बात खत्म हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के वीटो के कारण यह प्रस्ताव पूरी तरीके से खारिज हो गया। ठीक है। अब देखो, फिलिस्तीन को कायदे से 140 देश पहले से ही मान्यता दे चुके हैं एक देश के रूप में, लेकिन यूएन की सदस्यता जब तक नहीं मिलेगी, जब तक जो यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर अपनी सहमति ना दे दें। यदि इन पांचों में से कोई एक वीटो दे देता है तो प्रस्ताव पूरी तरीके से खारिज होता हो जाता। तो यही फिलिस्तीन के साथ हुआ है। ठीक है। फिलिस्तीन को यूएन में दर्जा देने के लिए इसके पहले भी एक प्रस्ताव आया था 2011 में। 2011 में भी प्रस्ताव आया था, लेकिन वो प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाया, वो प्रस्ताव भी खारिज हो गया। हाँ, फिलिस्तीन को 2012 में यूनाइटेड नेशन ने पर्यवेक्षक, गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक राष्ट्र, इसका दर्जा फिलिस्तीन को मिला है। इससे आप यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं बन जाते, हाँ बस उसकी गतिविधियों में भाग ले सकते हो, लेकिन आपको वोटिंग देने और आप कोई अधिकार नहीं रहेगा। बस आप जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भारत भाग ले सकते हो। वेटिकन सिटी को भी इसी टाइप का दर्जा दिया गया है, गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का दर्जा। ठीक है। तो ये इसराइल फिलिस्तीन के संदर्भ में ये चीज अपने काम की है। फिर देखो, यूनाइटेड नेशन से ही एक खबर है कि यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, देखो, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र का ये परिषद है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद में इसके दरअसल 17 सहायक निकाय, इनमें क्या है, चुनाव हुए हैं। चुनाव के माध्यम से अलग अलग राष्ट्रों के भागीदारी को तय किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 17 सहायक निकाय थे, इनमें इलेक्शन हुआ और इन इलेक्शनों में भारत को बहुत सारे निकायों में सफलता हासिल हुई है। जैसे इसका एक निकाय होता महिलाओं की स्थिति पर आयोग, एक निकाय होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इससे में सब क्या है, भारत ये पद जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो जिसकी रिपोर्ट अपन कल ही पढ़ रहे थे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इन निकायों में क्या है, भारत ने सफलता हासिल करी, चुनाव जीता है। ठीक है। फिर भारत को एक और सफलता मिली है, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। इसका जो इसके जो प्रमुख हैं वो बने हैं जगजीत पवाड़िया, महिला है ये, सॉरी,
जगजीत पवाड़िया। जगजीत पवाड़िया। ठीक है ना। तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये 54 सदस्यीय एक संयुक्त राष्ट्र का, जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की जो 6 निकाय है ना, उन 6 निकायों में से एक प्रमुख निकाय है। इसके भी फिर 17 इसके सहायक निकाय हैं, देखो अलग अलग, और भी बहुत सारे हैं। इनमें बहुत सारों में क्या है, भारत ने चुनाव जीतने में सफलता हासिल करी है और अपना प्रतिनिधित्व इधर सुनिश्चित किया है। फिर देखो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, विश्व, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी और इस फाइनल रिपोर्ट में जारी किया है कि 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। सबसे गर्म वर्ष। देखो, इसके पहले तक ये WMO की जो रिपोर्ट आ रही थी वो मान रहा था कि 2016 पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है, 2023 दूसरे नंबर पर था। लेकिन अब इसने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट बताई है उसमें कहा है कि 2023 सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है, 2016 से भी ज्यादा। तो बस आपको तो यही याद रखना कि WMO ने 2023 को सबसे ज्यादा गर्म वर्ष घोषित किया है। फिर देखो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने एक रिपोर्ट जारी करी है। और रिपोर्ट में क्या है, फूड वेस्ट इंडेक्स, ये रिपोर्ट है इसकी, फूड वेस्ट इंडेक्स, 2024 की एक रिपोर्ट जारी की है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है ना। देखो, फूड वेस्ट, इसने ये रिपोर्ट जारी करी है कि दुनिया में कितना खाना बर्बाद होता है, कौन देश कितना खाना बर्बाद करता है, उसके आधार पे उसने एक रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, तो देखो इस रिपोर्ट में बताया गया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है दुनिया में सबसे ज्यादा जो भोजन की बर्बादी करता है वो करता है मालदीव। मालदीव, और मालदीव का जो डाटा है 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, ये टॉप पे है मालदीव। दूसरे पे पाकिस्तान है। अपन को तो भारत की रैंकिंग याद रखनी है। हाँ, भारत जो है वो 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, ये भारत का खाना बर्बाद करने की दर है। प्रति व्यक्ति भोजन 55 किलोग्राम भारत में बर्बाद होता है। ठीक है। इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि गांव की तुलना में शहरों में खाना ज्यादा बर्बाद होता है। शहरों में खाना ज्यादा बर्बाद होता है, गांव में खाना कम बर्बाद होता है, क्योंकि गांव में अपने जानवरों को लोग खाना खिला देते हैं, जो बचा कुचा है तो बर्बादी नहीं होती। तो जो फूड वेस्ट है ये शहरों में ज्यादा होता है। तो रैंकिंग के हिसाब से नहीं बताया उनने, बस आप तो किलोग्राम के हिसाब से बताया है। हाँ, इसमें एक डाटा और याद रख लेना
कि वैश्विक स्तर पर यह है 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। वैश्विक स्तर पर विश्व का जो ऑल एवरेज निकाला गया है, 79 किलोग्राम खाना बर्बाद किया जाता है वैश्विक स्तर पर। ठीक है ना। और ये फूड वेस्ट इंडेक्स की दूसरी रिपोर्ट है। ऐसी पहली रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी, और ये कौन सी है? दूसरे नंबर की ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट में अपने लिए अपने काम का इतना ही। संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें दुनिया में सर्वाधिक खाना बर्बाद होता है मालदीव में 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, और भारत में 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वैश्विक है ये। फिर देखिए, पेरिस ओलंपिक की खबर है। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, इस बार जो ओलंपिक है वो पेरिस में होना है। और ये जो पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ है 26 जुलाई 2024। 26 जुलाई 2024, ये डेट सहित याद रखना। 26 जुलाई 2024 से पेरिस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। ठीक है। अब देखो, खेलों की शुरुआत होने के 100 दिन पहले एक रस्म टाइप की होती है। 100 दिन पहले मसाल जलाई जाती है, और ये मसाल का प्रज्वलन किया गया 16 अप्रैल 2024 को। 16 अप्रैल 2024 को मशाल जलाई जाती है। मशाल वो सूर्य की रोशनी से जलाई जाती है, लेकिन उस दिन बादल आदल थे, तो कृत्रिम तरीके से ही मशाल को जलाया गया है। ठीक है। और ये जो सेरेमनी होती है ये ओलंपिया में होती है। क्या कहते, ओलंपिक कहीं भी हो, लेकिन ये मशाल जलने की शुरुआत ओलंपिया में होती है, और ओलंपिया से फिर जहां भी रहती पूरी दुनिया में घूमती हुई वो पेरिस पहुंचेगी। ठीक है। तो ये पेरिस ओलंपिक की कर क्या, अभी अपन स्पोर्ट्स में देखेंगे पेरिस ओलंपिक को डिटेल में। अभी तो बस इतना याद रख लो कि ये वाली न्यूज अपने काम की है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारा डाटा रहेगा कि फ्रांस में पहली बार हो रहा है कि दूसरी बार हो रहा है। ठीक है। फिर WHO की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है हेपेटाइटिस के प्रकोप के बारे में। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस दो टाइप का होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो ये WHO की रिपोर्ट कहती है कि विश्व में हेपेटाइटिस संक्रमित लोगों की संख्या, नहीं, विश्व में हेपेटाइटिस से होने वाले मौतों की संख्या 13 लाख है। 13 लाख मौत प्रति वर्ष होती है हेपेटाइटिस से। इसमें से भी जो खतरनाक है वो हेपेटाइटिस बी है। इससे 83% लोग प्रभावित होते हैं। बाकी जो 17% है वो हेपेटाइटिस सी है। ठीक है। तो आपको तो बस देखो, इसमें एक चीज ये याद रखना है कि विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट WHO ने जारी करी है, और इस रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस से होने वाली मृत्यु की संख्या 13 लाख है। और इसमें से भी ज्यादा खतरनाक कौन है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी से कम लोग प्रभावित हो रहे हैं, और मौत भी उससे कम है। मेन तो हेपेटाइटिस बी है। फिर देखो, फोर्ब्स ने विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की है। फोर्ब्स ने अरबपतियों की सूची, अरबपतियों की सूची जारी करी है 2024 की। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में अरबपतियों की संख्या 2781 बताई गई है। पूरे विश्व में अरबपतियों की संख्या 2781 बताई गई है।
ठीक है ना, जो पिछले वर्ष से 141 अधिक है प्लस, मतलब पिछले साल जो 2640 बताई गई थी उसमें 141 और जुड़ गए हैं, तो इस साल 2781 दुनिया में अरबपति हैं। अब इन अरबपतियों में सबसे पहले नंबर पर वो है बर्नार्ड एर्नोल्ट। एर्नोल्ट फ्रांस, और ये कंपनी, इनकी जो कंपनी है वो कॉस्मेटिक्स, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, और इसकी जो संपत्ति बताई गई है 233 अरब डॉलर बताई गई है, 233 अरब डॉलर बताई गई है। दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है वो है एलन मस्क। एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क जानते हैं कहाँ का है? अमेरिका का है। इसकी कंपनी के नाम भी आपको याद होना चाहिए कि देखो, एक तो एलन एक्स, एक इसकी कंपनी है स्पेस एक्स, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है, इसरो के लिए इसने एक उपग्रह छोड़ा है स्पेस एक्स, तो ये स्पेस से रिलेटेड है कंपनी। फिर ये इनने ट्विटर को भी खरीद लिया है, तो ये भी आप याद रखो, ट्विटर का मालिक है। तीसरा, इसकी एक गाड़ी आती है टेस्ला के नाम से, पूरी दुनिया में बिकती है भारत को छोड़ के, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 50-60 लाख रुपए से ऊपर ही शुरू होती है, केवल इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है टेस्ला। तो ये एलन मस्क याद रखना, और तीन कंपनी स्पेस एक्स, ट्विटर और टेस्ला। तीसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। ठीक है ना, जेफ बेजोस हम जानते हैं, ये भी यूएसए का है, और ये किस कंपनी का मालिक है? अमेजॉन। देखो, जो जो महत्वपूर्ण है मैं वो बता दे रहा हूँ, ये कंपनी के नाम के साथ ये लोग महत्वपूर्ण है। फिर चौथे नंबर पर है मार्क जकरबर्ग, जानते ही हम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब इसी के पास है। फिर लेरी एलिसन है, बारेन बफेट है, कोई मतलब नहीं है। नौवे नंबर का व्यक्ति याद रखो, नौवे नंबर का है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी नौवे नंबर का, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फोर्ब्स ने जो अरबपतियों की सूची सारी जारी की, उसके तहत पूरी दुनिया में 2781 अरबपति, इसमें पहले नंबर पर है फ्रांस का बर्नार्ड एर्नोल्ट, जो फैशन एंड डिजाइनिंग कॉस्मेटिक कंपनी का मालिक है। फिर एलन मस्क है, जो बेजोस है। नौवे नंबर पर है मुकेश अंबानी। और यदि दुनिया की बात करें कि दुनिया में सर्वाधिक अरबपति किस देश में पाए जाते हैं, तो यूएसए में। यूएसए में अरबपतियों की संख्या है 735। दूसरे नंबर पर है चीन। चीन में मतलब हांगकांग भी शामिल है, मकाओ भी शामिल है, इसको मिला के है 495 अरबपति। और थर्ड नंबर पर है भारत। भारत में अरबपतियों की संख्या है, तो सॉरी यार, ये डाटा पुराना था। यूएसए में है 813 अरबपति, चीन में है 473, और भारत में है 200। भारत को याद रख लो बस, भारत में अरबपतियों की संख्या 200 है। ठीक है ना, और ये 200 पिछले साल और कम थे। पिछले साल भारत में अरबपतियों की जो टोटल संख्या थी वो थी 169, मतलब 2023 से 2024 आते आते भारत में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ। कितने देखो, 71 अरबपति भारत में बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो अरबपतियों की सूची है, इस टॉप 200 लिस्ट में 25 भारतीय अरबपतियों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो हम भारतीय अरबपतियों की बात कर लेते हैं। 25 लोग हैं, तो कम से कम 8-10 की तो जानो जो फोर्ब्स की इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। पहले नंबर पर जानते हैं मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पे भी आप जानते होंगे गौतम अडानी है। तीसरे नंबर पर है शिव नडार, एचसीएल, एचसीएल का मालिक, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के मालिक। चौथे नंबर पर है सावित्री जिंदल और ओपी जिंदल, जिंदल स्टील। सावित्री जिंदल, ओपी जिंदल, बात एक ही है दोनों। तो देखो, सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हो गई है।
फिर एक व्यक्ति है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी, सन फार्मा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है सन फार्मा के नाम से। फिर छठवा है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट, वैक्सीन वाले, सीरम इंस्टीट्यूट। फिर है पुष्पाल सिंह, केपीसी कहते हैं, पुष्पाल सिंह। ये इनकी कंपनी है डीएलएफ, डीएलएफ के मालिक हैं पुष्पाल सिंह। फिर कुमार मंगलम बिड़ला, बिड़ला ग्रुप के, कुमार मंगलम बिड़ला, बिड़ला ग्रुप के हैं। राधा कृष्ण दम्मानी, राधा कृष्ण दम्मानी की जो कंपनी है वो है डी मार्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, डी मार्ट किराने की दुकान है, मतलब सुपर स्टोर टाइप का है। इसने इतनी तरक्की करी है कि देखो, इस एक बिजनेस के दम पर ये भारत के टॉप अरबपतियों की सूची में शामिल हो गया है। और इसके बाद फिर लक्ष्मी मित्तल, लक्ष्मी मित्तल जानते हो, स्टील किंग। डीएलएफ है, रियल एस्टेट कंपनी है मूल रूप से, और भी बहुत कुछ करता है डीएलएफ। ठीक है, तो ये फोर्ब्स की लिस्ट में अरबपतियों की सूची है, भारतीय अरबपति और वैश्विक अरबपति। फिर देखो, विभिन्न एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट का आकलन किया है। तो अपन सबका तो नहीं, लेकिन दो तीन का देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने बताया है 2024 में भारत में ग्रोथ रेट 6.6 रहने का अनुमान वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है। आईएमएफ, आईएमएफ का अनुमान है भारत में ग्रोथ रेट रहेगी 6.8%, 6.6%, 6.8% आईएमएफ। एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एडीबी का अनुमान है 7% का। और आरबीआई का अनुमान भी 7% है। ठीक है ना, बाकी छोड़ो, कोई काम का नहीं है। विश्व बैंक हो गया, एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया, बाकी मूडीज वूडीज ने भी बताया है, फिर वो कंफ्यूज होगा। तीन ही डाटा याद रखोगा। फिर आरबीआई ने भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का डाटा जारी किया है। मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार है 645.583 अरब डॉलर, अरब डॉलर इतना है 31 मार्च 2024 तक। ठीक है ना। अब चाहो तो इसका भी डिटेल उनने दिया है कि जो फॉरेन करेंसी असेट है, इसमें 645 में जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी फॉरेन करेंसी असेट की वो है 570 अरब डॉलर। गोल्ड, गोल्ड है 52 अरब डॉलर, 52 अरब डॉलर। फिर एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, वो है 18 अरब डॉलर। और फिर है आईएमएफ के पास रिवर्स, वो है 4.6। रिवर्स ट्रेंच होती ना। ठीक है ना, तो बस समझ लेना कि गोल्ड जरूर पूछ सकता है कि गोल्ड कितना है, 52 अरब डॉलर का है। ठीक है।
फिर देखो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की यात्रा पे गई थी। द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की यात्रा पे, ठीक है। तो मॉरिशस की यात्रा पे गई थी सबसे पहले, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद्र जगन्नाथ। प्राइम मिनिस्टर प्रविंद्र जगन्नाथ। इनका नाम याद रखो, प्रविंद्र जगन्नाथ, प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। अब देखो यहाँ पे इनने द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। बाकी तो और कुछ है नहीं। फिर देखो, पाकिस्तान के चुनाव हुए। तो ज्यादा कुछ नहीं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई है ये। और वहां के राष्ट्रपति बने हैं जरदारी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी वहां के राष्ट्रपति। बस अपने लिए इतना ही काम का है। फिर रूस में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति बना है। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। और अब व्लादिमीर पुतिन रूस के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। 5वीं बार वे राष्ट्रपति बने हैं, 5th टाइम। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। फिर देखो, एक और रिपोर्ट आई है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्थित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SICRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था स्टॉकहोम में, ये प्रतिवर्ष क्या जारी करती है, ट्रेड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट, हथियारों की खरीद और बिक्री की ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है। और इसने रिपोर्ट में जारी किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्ट करने वाला देश कौन है? भारत। ठीक है। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब, सऊदी। तीसरे नंबर पे कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। ठीक है ना, तो अपन को तो पहला याद रखना भारत। अब इसमें एक डाटा और याद रखना है कि भारत को सबसे ज्यादा हथियार, या भारत सबसे ज्यादा हथियार किस देश से लेता है। तो देखो, भारत के जो हथियारों के पार्टनर है, पहले नंबर पर है रूस। हम जो टोटल हथियार खरीदते हैं उसका 36% अकेला हमको रूस देता है। दूसरे नंबर पर है फ्रांस। जो हम टोटल हथियार हथियार खरीदते हैं उसका 33% हम कहां से खरीदते हैं? फ्रांस से। और फिर तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका 13%। ठीक है ना, बाकी फिर और छोटे छोटे हैं, अलग अलग परसेंटेज, कोई मतलब नहीं है। बस आपको तो टॉप 3 याद रखना भारत के। भारत किन से सबसे ज्यादा हथियार करता है? रूस से, फ्रांस से और अमेरिका से। ठीक है, ये तो हथियार आयात करने वाले। फिर ये बताती है कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों को बेचने वाला, हथियारों का निर्यातक करने वाला यदि कोई देश है तो पहले नंबर पर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। देखो, लेकिन भारत यूएसए से नहीं खरीदता सबसे ज्यादा। यूएसए सबसे ज्यादा यदि हथियार बेचता है तो वो
सऊदी अरब को बेचता है, जापान को बेचता है, कतर को बेचता है। भारत रूस और फ्रांस पे सबसे ज्यादा निर्भर है। दूसरे नंबर पर इस पे फ्रांस है। ठीक है ना। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2023 के बीच भारत ने अपने हथियार खरीदने में 4.7% की वृद्धि करी है। कितनी? 4.7% की वृद्धि, मतलब हमारा हथियारों का इंपोर्ट बढ़ गया है। ठीक है ना। अब इसमें अपने काम की तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज याद रखना कि चीन ने बहुत तरक्की करी है, और चीन ने अपने हथियार आयातों में 40% की कटौती करी है। 44% की कटौती। जितना वो हथियार इंपोर्ट करता था 2019 से 23 की जो रिपोर्ट में अध्ययन किया गया, बताया गया है कि 44% हथियार खरीदने में उसने कमी करी। मतलब हमारी 4% की वृद्धि हुई, उनकी कटौती करी। मतलब उसने कहा है अपने हथियार खुद बनाया, हथियारों में वो आत्मनिर्भर वाली स्थिति पर पहुंचने वाला है। ठीक है। तो ये याद रखना, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम की ये संस्था है, और ये हर साल हथियारों को लेकर एक रिपोर्ट जारी करती है, हथियारों के ट्रेड को लेकर। तो भारत और यूएसए है बेचने वाला, यूएस खरीदने वाला भारत। लेकिन भारत यूएसए से सबसे ज्यादा नहीं खरीदता है, भारत रूस से खरीदता है सबसे ज्यादा। ठीक है। फिर अगली न्यूज है नाटो की। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल, एक तो फुल फॉर्म भी याद रख लेना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ये इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है। ये पुरानी बात हो गई। अब इसमें क्या याद रखना है कि इस नाटो का एक नया सदस्य बना है, 32वें नंबर का, नाटो का 32वां सदस्य। 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। इसके पहले चाहो तो 31वां सदस्य भी लिख लो। 31वां सदस्य बना था इसका फिनलैंड। 31वां सदस्य कौन बना था इसका? फिनलैंड बना था 2023 में। और 30वां सदस्य बना था नॉर्थ मैसेडोनिया। 30वां, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है। 30वें की तो जरूरत नहीं है, लेकिन 32 और 31वां जरूर याद रख लेना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, अमेरिका और यूरोपीय देशों का संगठन है। और इसमें 32वें, अब टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। और 32वां देश कौन है? स्वीडन है। ठीक है ना। दरअसल इसमें लफड़ा क्या है कि जब तक सदस्य देश अनुमति नहीं देते, तब तक किसी नए देश को इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो जब सभी सदस्य देश अनुमति देंगे, तभी इसमें नया देश शामिल होगा। और इसका नियम यह है कि यदि आप नाटो में शामिल हो गए, मतलब नाटो एक गैंग टाइप की है ना, कि तू हमारी गैंग में आ जा। अब यदि तेरे को कोई मारेगा तो हम सब मिलकर उसको मारेंगे। तो यदि इन 32 देशों पे कोई हमला करता है, तो ये हमला उस एक देश पे नहीं मानेंगे। जैसे फिनलैंड शामिल हो गया, फिनलैंड पे कोई अटैक करता है, तो फिनलैंड पे हमला नहीं माना जाएगा, हमला माना जाएगा नाटो पर। नाटो के 32 देश, और 32 कौन है? यूएसए है, जर्मनी है, यूरोप के पूरे, मतलब पूरे विकसित देश इसके सदस्य हैं। इसका सदस्य बनना आपको मतलब एक प्रकार की बेहतर सिक्योरिटी है, कि वो डरने की कोई बात नहीं, अपन दुनिया की सबसे बड़ी गैंग में शामिल हो गए। फिर देखो, प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। ठीक है। भूटान के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तेसरिंग टोबगे।
त्शेरिंग टोब्गे ये प्रधानमंत्री हैं। मतलब मोदी भूटान गए हैं, उसके कुछ दिन पहले ये इन्होंने भारत की यात्रा भी की है। तो ये भी याद रखना कि भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा तय की, उसी यात्रा में उन्हें निमंत्रण दिया था। वो निमंत्रण देके घर पहुंचे और तीसरे दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी भूटान पहुंच गए थे। अब देखो, भूटान का एयरपोर्ट, उसका नाम है पारो एयरपोर्ट। ये भी पूछ सकता है पारो हवाई अड्डा कहाँ है, भूटान में है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यापो, ड्रुक ग्याल्पो, ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी हैं, पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं जिनको ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वहां पे फिर मोदी ने एक हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। छोड़ो, उसका नाम कोई काम का नहीं है। पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, चाहो तो लिख लेना नाम। यहाँ पे एक इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024। ठीक है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे पहले तो ये जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जारी करने वाली संस्था। पहले तो याद रखो, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र सतत, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, सबसे पहले तो इसमें ये याद रखना है कि इसका जारीकर्ता कौन है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है। तो जारीकर्ता वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये संस्था है यूनाइटेड नेशन की, जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करती है। ठीक है, ये संस्था हो गई। फिर 2024 का इंडेक्स देख लेते, इसमें क्या है। तो देखो, ये इंडेक्स 143 देशों के लिए जारी किया गया था। इन 143 देशों में भारत का स्थान 126वां है। 143 देशों की लिस्ट में भारत 126वें स्थान पर है। फिर क्या है, ये स्कोर देता है 0 से 10 के बीच में। 0 मतलब आप बहुत दुखी हो और 10 मतलब बहुत खुशी हो। तो भारत का स्कोर है 4.054। ठीक है, और इस हिसाब से भारत की रैंक 126 भी रही है। पहले नंबर पर इसमें फिनलैंड है और सबसे आखिरी 143वें नंबर पर क्या है, अफगानिस्तान। रही बात लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर भारत का स्थान 136वां है, 36वां रहा था। तो उस हिसाब से तो भारत ने खुशहाली के सूचकांक में तरक्की करी है। ठीक है, देखो इतनी तो बेसिक बात है। इसके अतिरिक्त यदि मान लो उनने पूछ लिया कि जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है किस आधार पर जारी किया, तो देखो इसके 6 आधार हैं। 6 पैरामीटर के आधार पे वो किसी भी देश में हैप्पीनेस को मापती है। पहला आधार है प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा आधार है सामाजिक समर्थन कितना, सोशल सपोर्ट, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कि एक व्यक्ति हेल्थी कितने साल तक हेल्थी रूप से जी सकता है, फिर है उदारता, फिर चौथा 5वां पॉइंट है जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, और 6वां पॉइंट है भ्रष्टाचार पर धारणा। इन 6 चीजों की गणना करके किसी देश के भी हैप्पीनेस का अंदाजा ये लोग
लगाते हैं। ठीक है, तो ये 6 आधार हैं। भारत का एक स्थान 126वां है 143 देशों में। फिर अगली अपने काम की इसमें न्यूज़ है, हाँ, भारत और यूरोपीय देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है जिसका नाम है व्यापार एवं आर्थिक भागीदार समझौता। व्यापार एवं आर्थिक भागीदार समझौता, ये एक समझौता हुआ है टेपा नाम से, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापार एवं आर्थिक व्यापार समझौता। ये भारत ने एक समझौता किया है, किसके साथ किया है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है। इसके साथ मार्च 2024 में भारत ने व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी को लेकर एक समझौता किया है। अब देखो इसमें क्या याद रखना है कि ये पूरे यूरोप के साथ नहीं है, लेकिन यूरोप के केवल 4 देश इसमें शामिल है। पहला है नॉर्वे, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है स्विट्जरलैंड, और चौथा है लिंचटेनस्टीन। लिंचटेनस्टीन, ठीक है ना। ये 4 यूरोपीय देशों का एक संगठन है, इसमें यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जिसको कहते हैं, और इसके साथ भारत ने व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता किया है। ठीक है,